सेल्स एंड लीज बैक। इसमें क्या होता है, जो सेलर होता है वो बायर को अपनी एसेट सेल कर देता है और फिर बायर से वो एसेट वापस लीज बैक करवा लेता है। तो पहले केस में तो ये सेलर और लेसर होता है पहले ट्रांजैक्शन में, और दूसरे ट्रांजैक्शन में जो बायर होता है ये लेसर का काम करता है और जो सेली होता है वो सेलर होता है वो लेसी बन जाता है, इसलिए इनका नाम पड़ गया सेलर लेसी और बायर लेसर। अब इस तरीके की ट्रांजैक्शन को कैसे ट्रीट किया जाए, तो देखो, अगर जो कंट्रोल का एसेट है वो सेल करते समय बायर के पास चला जाता है तो इसको हमें इंडेक्स 116 में जो अकाउंटिंग है उसके हिसाब से ही ट्रीट करना है। लेकिन सेल करते समय जो सेलर है वो एसेट का कंट्रोल नहीं देता है, सिर्फ पोजीशन ही दे देता है। तो एक तरीके से ये क्या है, फाइनेंसिंग है ना, कि वो अपने एसेट गिरवी रख रहा है, बेचा नहीं है। सब्सटेंस क्या है कि वो बेचा नहीं है, ठीक है, उसने एक तरीके से गिरवी रखा है। ऐसा लग रहा है, फॉर्म में ऐसा दिख रहा है कि इसने सेल कर दिया, बट उसने सेल नहीं किया क्योंकि कंट्रोल तो उसने दिया ही नहीं ना, उसने गिरवी रखा है, गिरवी रख के पैसे उठाए हैं। तो वो हम इंडेक्स 109 में कैलकुलेट करेंगे, 109 में अकाउंट फॉर करेंगे। तो अभी तो हम इंडेक्स 106 पढ़ रहे हैं, तो अभी हम मान करके ये चलेंगे कि जो सेलर है वो बायर को एसेट का कंट्रोल भी ट्रांसफ़र कर रहा है सेल के साथ। तो केस ए कि जो सेलिंग प्राइस ऑफ द असेट है वो असेट की मार्केट प्राइस जितना ही, यानी जो असेट जो सेल हुई है वो उसी वैल्यू पे सेल हुई है जो अभी उसकी करंट मार्केट प्राइस चल रही है। तब हम क्या करेंगे, ये देखो, पहले तो हम सेल की अकाउंटिंग बुक करेंगे कि बैंक अकाउंट डेबिट टू असेट टू पेंडल, ठीक है। सेल पे अगर कोई गेन या लॉस हुआ तो वो बुक कर लेंगे। तो ये तो सेल की हो गई। अब नाम में ही लिखा सेल एंड लीज बैक, तो सेल की अकाउंटिंग कर ली, अब लीज की अकाउंटिंग करते। तो लीज की अकाउंटिंग कैसे करते हैं, ROU, हम लेसी कैसे करेगा लीज की अकाउंटिंग, ROU साइड बुक करेगा और क्रेडिटर क्रिएट कर देगा, यानी लीज लायबिलिटी जितना क्रेडिटर हो जाएगा। अब लीज लायबिलिटी तो हमें पता ही है क्या होती है, PV ऑफ लीज पेमेंट्स, लीज लायबिलिटी ही होती है। अब ROU एसेट क्या होती है, अब ये देखो, आप यहाँ पे इसमें ROU एसेट में बस आपको थोड़ा सा समझने की ज़रूरत है कि ROU एसेट की वैल्यू कैसे निकाली जाती है। अब देखो, एसेट की वैल्यू 10 रुपये आ रही है बुक में, आपने मार्केट की वैल्यू पे बेच दिया, यानी मार्केट में वैल्यू 15 रुपये थी, तो आपने 15 रुपये बेच दिया और 5 रुपये का प्रॉफिट कमा लिया। अब ये 15 रुपये आपको दिए किसने हैं, लेसी जो बायर है उसने दिए हैं। अब बायर के लिए उस एसेट की वैल्यू, बुक वैल्यू कितनी हो जाएगी, 15 रुपये हो जाएगी, क्योंकि उसने 15 रुपये दिए हैं। तो जब वो बायर आपको, यानी वो जो लेसर है, अब आपको जो सेलर को दोबारा से लीज पर देगा, तो वो चाहेगा ना कि भाई जो एसेट की जो वैल्यू है वो मैं उतना तो लीज पेमेंट रिकवर करूं, है ना, क्योंकि मैं अपनी एसेट लीज पे दे रहा हूँ, तो मेरे को एसेट की जितनी अभी की फेयर वैल्यू है उतनी की मेरे को वापस मैं लीज पेमेंट के रूप में जो है रिकवर कर लूँ। तो इसलिए जो लीज लायबिलिटी होगी वो क्या होगी, वो मान करके चलेंगे कि जो लीज लायबिलिटी है वो 15 रुपये के ही बराबर आएगी, क्योंकि जो बायर है उसने इतने की पेमेंट करी होगी। अब अगर मैं इसको 15 रुपये लीज लायबिलिटी 15 रुपये मैं कैलकुलेट करता हूँ, मैं कौन हूँ, मैं लेसी हूँ अभी। तो अगर मैं इसको 15 रुपये कैलकुलेट करता हूँ, जो कि बायर इंटेंड करता है कि वो मेरे से इतना रिकवर करेगा, क्योंकि इतना उसी उसने असेट के लिए पे किया तो वो इतना मेरे से कम रिकवर करेगा। तो असेट को मैं 15 रुपये पे दिखा दूँ क्या, नहीं, मैं असेट को 15 रुपये पे नहीं दिखा सकता हूँ, क्योंकि अगर इस तरीके से मैं एसेट को 15 रुपये पे दिखा दूंगा तो इसका मतलब क्या हो जाएगा कि मैंने 10 रुपये की एसेट हटा करके मैंने 15 रुपये की एसेट बुक कर ली, तो मतलब रिवैल्यूएशन हो जाएगा इसमें। तो बड़ी दिक्कत वाली बात हो गई कि आपने 15 रुपये भी ले लिए और आपने एसेट को 15 रुपये पर भी दिखा दिया, 10 से 15 रुपये कर दिया हमने एसेट, जहाँ तक आपकी बुक में अभी तक एसेट 10 रुपये की आ रही थी, अब आपने उसी एसेट को 15 रुपये पे दिखा दिया, बात तो ये हो जाएगी ना। तो हम इसको 15 रुपये पे नहीं दिखाएंगे, हम कहेंगे कि एसेट की जो कैरिंग अमाउंट जो बुक में जब हमने बेचा तब आ रही थी 10 रुपये, और एसेट की उस समय की मार्केट वैल्यू थी 15 रुपये।
और सेलर हमसे, जो बायर लेसर है, वो हमसे रिकवर करना चाहता 15 रुपये। तो यानी अगर 15 रुपये की जो मार्केट वैल्यू के सेट थी उस पर हम कैरिंग वैल्यू 10 रुपये दिखा रहे थे उस समय, तो अगर अभी जो एसेट है उसकी फेयर वैल्यू अगर 15 रुपये है, जो कि लेसर के हिसाब से 15 रुपये है, क्योंकि वो हमसे 15 रुपये रिकवर कर रहा है, तो अगर अभी 15 रुपये है तो एसेट की कैरिंग वैल्यू क्या होनी चाहिए? 10 रुपये होनी चाहिए, ये कट जाएगा। लेकिन कभी कभी क्या होता है, ये जो फेयर वैल्यू जो बेची हमने और जो सेलर हमसे रिकवर करना था, तो उसमें डिफरेंस आता है, उसके कारण यहाँ पे आर ओ एसेट कैरिंग अमाउंट पे नहीं आता, नहीं तो ये वापस 10 पे ही दिखा दिया जाता। इसलिए थोड़ा सा अमाउंट कुछ आता है। बाकी आप भावना तो समझ गए ना, भावना यही है कि कैरिंग वैल्यू बाई फेयर वैल्यू इनटू लीज लायबिलिटी, ये बनता है। फिर जो भी बैलेंसिंग फिगर आएगा वो प्रॉफिट एंड लॉस आ जाएगा, ठीक है। और आईसीआई ने क्या कर रखा है, इन दोनों एंट्रीज को कंबाइन करके दिखा रखा है। तो आप एक बार भी रफ में एंट्री कर लेना एग्जाम में, फिर इसको कंबाइन कर देना, कोई प्रॉब्लम ही नहीं होगी। तो केस ए हमने देखा। अब केस बी में कहता है कि मान लो एसेट की जो फेयर वैल्यू है वो 10 रुपये की है और आपने उसे कितने में बेच दिया, 15 रुपये बेच दिया, यानी 5 रुपये हमने मार्केट से भी ज़्यादा कमा लिया। उस केस में क्या किया जाए? केस ए में क्या हमने देखा कि एसेट जितने पे हमने एसेट बेचा है उतनी ही उसकी फेयर वैल्यू उस एसेट की जो मार्केट में फेयर वैल्यू उतनी है। लेकिन इस केस में क्या है, एसेट की जो फेयर वैल्यू वो कम है सेलिंग प्राइस है, यानी हमने ज़्यादा पे बेच दिया, मार्केट प्राइस से भी ज़्यादा पे हमने बेच दिया, ठीक है। तो देखो हमने बेचा होगा तो पहले तो हम सेल की एंट्री करेंगे, जैसे केस ए में किया था। तो हमने बेचा तो हमें कुछ मिला और हमने कुछ गवाया, ये रहा। मान लो हमें 18 रुपया मिला, एसेट की वैल्यू 10 रुपये थी, ठीक है। और एसेट की उस समय फेयर वैल्यू कितनी थी, 15 रुपये फेयर वैल्यू थी जब हमने उसको 18 रुपये पे बेचा। तो मतलब 3 रुपये, ये क्या हुआ, 3 रुपये एक तरीके से हमने उससे लोन लिया ना, हम ये मान करके चलेंगे। तो ये फिनेंशियल लायबिलिटी भी हमने इकट्ठी कर ली अपने लिए। और हमें गेन कितने का हो गया, 5 रुपये का गेन होगा, क्योंकि हमने बेचा कितने में, 15 में बेचा ना, ठीक है। ये समझ में आ गया कि हमने सेल किस तरीके से किया। 18 रुपये में सेल किया, 10 रुपये की हमने कैरिंग अमाउंट से डी रिकॉग्नाइज किया। और चूंकि हमने 15 रुपये फेयर वैल्यू थी एसेट की, हमने 18 रुपये बेच दिए, एक तरीके से हमने उससे एक्स्ट्रा पैसे ले लिए। लेकिन एक्स्ट्रा पैसे हमें कोई क्यों देगा, उधारी, यानी एक तरीके से हमने उससे उधार पैसा लिया है। तो हमने फाइनेंशियल लायबिलिटी अपने लिए क्रिएट कर ली और 5 रुपये का हमें गेन हो गया, क्योंकि एसेट की प्राइस 10 रुपये थी, फेयर वैल्यू एसेट की कॉस्ट 10 रुपये थी, फेयर वैल्यू मार्केट में 15 रुपये थी, तो 5 रुपये का हमें गेन हो गया और 3 रुपये की हमने फाइनेंशियल लायबिलिटी बुक कर ली, यानी 15 3 18। अब हम लीज बैक करेंगे। तो लीज बैक का फॉर्मूला वही है, ROU एसेट अकाउंट डेबिट, और फॉर्मूला वही कैरिंग अमाउंट बाई फेयर वैल्यू इनटू लीज लायबिलिटी। अभी मैंने केस में बताया था कि ये फॉर्मूला कहाँ से आया, टू लीज लायबिलिटी। अब ये जो लीज लायबिलिटी है, इसमें थोड़ा सा समझने वाली बात है कि लीज लायबिलिटी यानी कि जो लीज पेमेंट्स हम कर रहे हैं उसकी प्रेजेंट वैल्यू, लीज लायबिलिटी का मतलब यही हुआ। अब सेलर ने हमें जो असेट दी है वो सिर्फ असेट नहीं दी है, एक फाइनेंशियल लायबिलिटी भी तो दी है हमें 3 लाख रुपए की, जिसकी अभी की वैल्यू कितनी है, 3 लाख रुपए की। 3 लाख रुपए हमने उससे लिए हैं। तो अगर हम सभी जो लीज लायबिलिटी हैं, लीज पेमेंट्स हैं, उनका प्रेजेंट वैल्यू निकाल लें तो उसमें 2 कंपोनेंट हमें मिलेंगे। एक तो उसमें एसेट की कॉस्ट मिलेगी जो वो हमसे रिकवर करना चाहता है, एसेट की फेयर वैल्यू, यानी लीज लायबिलिटी मतलब एक तरीके से हम एसेट की फेयर वैल्यू भी मान सकते हैं। एसेट की फेयर वैल्यू किसके हिसाब से, लेसर के हिसाब से। और जो उसने हमें लोन दिया है, जो एक्स्ट्रा जो 3 रुपये का उसने जो पेमेंट किया है मार्केट वाले से ऊपर का, वो भी रिकवर करना चाहेगा। यानी लीज पेमेंट के पीवी में ये दोनों चीज़ होंगी। तो इसमें से हम फाइनेंशियल लायबिलिटी अगर हटा दें तो ये हमारी लीज लायबिलिटी आ जाएगी, यानी एसेट की फेयर वैल्यू हो जाएगी किसके पॉइंट ऑफ व्यू से, लेसर के पॉइंट ऑफ व्यू से। इसलिए हम फाइनेंशियल लायबिलिटी इसमें से माइनस कर देते हैं। और ये तो आपको फॉर्मूला पता ही है।
बस इतनी सी सिंपल सी अकाउंटिंग है। इसको बस आपस में आपको क्या करना है, कंपाउंड कर देना है, मतलब इकट्ठा करके एग्ज़ाम में लिख देना है। आंसर आपका सिंपल है, बहुत ही सिंपल है, कुछ नहीं है इन सब चीज़ों में। कि बच्चे कहते हैं कि बहुत ज़्यादा सेल एंड लीज बैक मुश्किल है, मुश्किल कुछ नहीं है। आपने देखा 2 एंट्रीज हैं इसमें सिर्फ, और ज़्यादा कुछ करना नहीं है।